देखिए, 5 मिनट में एक बार हम तकनीक रिवाइज कर लेते हैं जो तकनीक नहीं पढ़ पाए थे तकनीकी समस्या के कारण लास्ट क्लास में। तो मैं आपको बता रहा था क्रियात्मक फोरमैनशिप के बारे में। क्रियात्मक फोरमैनशिप के अंदर जो टेलर हैं उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि एक फैक्ट्री को, यानी कि एक जो कारखाना होगा, उस कारखाने को दो भागों में बांटो, एक नियोजन विभाग और एक उत्पादन विभाग, और प्रत्येक विभाग में चार चार फोरमैन की नियुक्ति कर दो। वो चार चार फोरमैन है वो श्रमिकों को आदेश देंगे और कार्य करवाएंगे। इसमें चार फोरमैन के नाम भी बताए उन्होंने कि एक संकेत कार्ड लिपिक होगा, कार्य मार्ग लिपिक होगा, समय एवं लागत लिपिक होगा, और एक होगा अनुशासक। ये नियोजन विभाग में हो गए लिपिक, और इसमें होते हैं नायक, यानी कि बॉस होते हैं इसमें, जो उत्पादन विभाग है। तो इसमें चार से बॉस होंगे, एक टोली नायक होगा, एक होगा समय मतलब गति नायक होगा, एक मरम्मत नायक होगा और एक निरीक्षक होगा। चार होंगे। एक बार बुक से पढ़ लेना, टॉपिक या नोट्स में मैंने लिखा रखा है उससे पढ़ लेना। एक्सप्लेनेशन पे अभी हम नहीं जाएंगे, इसकी थोड़ा बड़ा हो जाएगा वरना। तो जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करते हैं। सरलीकरण जो है, सरलीकरण का मतलब होता है आसान बनाना। तो ये तकनीक क्या कहती है? ये तकनीक कहती है कि जो अनावश्यक आकार, रंग, रूप, प्रकार या सुगंध की वस्तुएं जो हैं, यानी कि जो वस्तुएं ग्राहक खरीदना ही नहीं चाहता, उनको क्या करो, उनके उत्पादन को रोक दो या उनको उत्पादन प्रक्रिया से हटा दो, और उत्पादन प्रक्रिया को क्या बना दो, सरल बना दो। तो सरलीकरण समझ आ गया। अनावश्यक आकार, रंग, रूप, प्रकार की जो वस्तुएं हैं, उत्पाद हैं, उनके उत्पादन को रोकना। परिमापीकरण कहता है परिमाप निर्धारित करना। किससे संबंध में? परिमाप निर्धारित करने के लिए कहता है कि विभिन्न क्रियाओं के संदर्भ में परिमाप निर्धारित करने चाहिए। निर्धारित का मतलब क्या हो गया? निश्चित करना। जैसे एक उत्पाद को बनाने में 5 मिनट लगेंगे, ये निश्चित करा जाए। एक उत्पाद में 2 रुपये की लागत आएगी, ये निश्चित करा जाए। एक व्यक्ति कितने उत्पाद बना सकता है, इसको निश्चित करा जाए। परिमापीकरण क्लियर है। फिर 4 प्रकार के अध्ययन पढ़े थे हमने। समय अध्ययन ये निर्धारित करता है कि एक कार्य को करने में कितना समय लगेगा। थकान अध्ययन यानी कि कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये बताता है। थकान अध्ययन बताता है आराम के घंटे, कार्य के दौरान आराम के घंटे कितने होने चाहिए। जैसे मैं लगातार 4 घंटे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 4 घंटे के बाद मुझे 15 से 20 मिनट का आराम चाहिए। तो ये आराम, थकान अध्ययन करने के बाद मुझे पता लगेगा कि मुझे अपने कार्य के दौरान कितनी देर की आराम की ज़रूरत होती है, ताकि मैं फिर से उसी ऊर्जा के साथ पढ़ा सकूँ जिस ऊर्जा के साथ पहले पढ़ा रहा था। कार्यविधि अध्ययन जो है ये कार्य के सर्वश्रेष्ठ तरीके के बारे में बताती है। यानी कि कार्यविधि अध्ययन के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि एक कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होगा। सर्वश्रेष्ठ का मतलब है सबसे बेहतर तरीका। जैसे देखें, उत्पादन करना है किसी चीज़ का, अगर एक व्यक्ति सारे उत्पादन की क्रियाएं करेगा, यानी कि एक जैसे हमें बनाना है, मान लेते हैं एक कार बनानी है, तो कार बनाने में एक पर्सन पूरी कार बना के अगर एक पर्सन को पूरी कार बनानी पड़ जाए शुरू से लेकर लास्ट तक, कि इंजन भी अरेंज उसे ही करना है, पॉलिशिंग भी उसे ही करनी है, असेंबलिंग भी उसे ही करनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सही तरीका क्या है कार बनाने का? कि कार्य को बांट दिया जाए। पार्ट को लेकर आने का, यानी कि कार के जो पुर्जे होंगे उनको लेकर आने का कार्य किसी और का हो, उनको जोड़ने का कार्य किसी और का हो, पॉलिशिंग का कार्य किसी और का हो, सब कार्य एक एक अलग अलग व्यक्ति को दे दिए जाएं। तो कार्यविधि ये वाली बढ़िया रहेगी, ये वाला मेथड सही रहेगा। ये पता क्यों लगता है? कार्यविधि अध्ययन में पता लगता है। गति अध्ययन क्या करता है? गति अध्ययन एक कार्य को करने में जितने भी अनावश्यक होते हैं उनको पता लगाने और हटाने का काम करता है। तो गति अध्ययन का मतलब क्या है? कार्य के दौरान अनावश्यक हरकतों को हटाना, ताकि कार्य जल्दी से जल्दी हो सके। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति या दर, ये क्या कहता है? ये तकनीक क्या कहती है? ये तकनीक कहती है कि जो मजदूरी है वो समय के आधार पर ना दी जाए, समय के आधार पे ना दी जाए, बल्कि किसके आधार पे दी जाए? कार्य के आधार पर दी जाए। कि जो व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, उस मजदूरी दर ज़्यादा, जो खराब कार्य करता है उसकी मजदूरी दर कम। ना कि जो व्यक्ति ज़्यादा समय लगाता है उसे ज़्यादा मजदूरी दी जाए और जो कम समय लगाता है उसे कम मजदूरी दी जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है, कार्य के आधार पर मजदूरी दी जाती है।
ये जो पूर्ण मानसिक क्रांति था, पूर्ण मानसिक क्रांति या कहीं मानसिक क्रांति, इसके बारे में हमने 2 बार पढ़ लिया था। मानसिक क्रांति का मतलब है सोच में परिवर्तन आना। किनकी सोच में परिवर्तन आना? मालिकों की, या हम प्रबंधक बोल सकते हैं इनकी जगह इसे प्रबंधक बोला जा सकता है। प्रबंधकों की और इसके साथ साथ मजदूरों की। मजदूरों और प्रबंधकों की सोच में परिवर्तन आने को मानसिक क्रांति कहा गया है। सोच में परिवर्तन क्या आना है? मजदूर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक संगठन में कार्य करते हैं, मालिक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। मजदूर चाहते हैं उनकी मजदूरी बढ़े, मालिक चाहते हैं उनका लाभ बढ़े, या प्रबंधक चाहते हैं उनका लाभ में हिस्सेदारी बढ़े। अगर ये अपने व्यक्तिगत हित के बारे में सोचें या व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचें तो संगठन का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इन्हें करना क्या चाहिए? इन्हें संगठन के लाभ के बारे में सोचना चाहिए, या कहीं ने एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। मजदूर सोचें कि मालिकों का लाभ बढ़े और साथ में हमारी मजदूरी बढ़े, और मालिक सोचें कि मजदूरों की सैलरी बढ़े, यानी कि मजदूरों की मजदूरी बढ़े और साथ में हमारा लाभ बढ़े। और ये दोनों ही संभव है जब ये दोनों के एफर्ट्स, इन दोनों के प्रयास जो हैं वो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर है। ठीक है, कोई पॉइंट जो समझ ना आया हो? मैंने एक बात को एक्सप्लेन कर दी है, लास्ट क्लास में रह गया था इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास अभी 3 मिनट हैं और मेरे ख्याल से जितने बच्चे आए थे वो आ चुके हैं। कौन कौन है? ज्योति ठाकुर आ चुकी है, एक लौकी कुमार है, एक अमित है, मुस्कान, हर्ष शर्मा और कपिल शर्मा। ठीक है, स्क्रीन साफ नजर आ रही है एकदम? ओके, अभी तो एकदम क्लियर ही है। इस पे कुछ लिखते हैं तब पता लगेगा। मुझे करनी है हर्ष कॉल, या सॉरी आकाश को कॉल, या आप करेंगे? तो करो जल्दी से हर्ष, फिर मैं जब तक पढ़ाना शुरू करता हूँ। व्यावसायिक वातावरण। आज का चैप्टर जो है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है और लगभग 40 से 50 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि आप जो हैं, जो भी डाउट यहाँ पर भी आए वो उसी समय क्लियर कर दें। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा इस चैप्टर में सारी चीज़ें, आपको साथ में ही डाउट्स क्लियर करते जाने हैं। वैसे मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा और साथ में आपसे 1-2 पॉइंट पूछता भी रहूंगा, खास तौर से अपने स्टूडेंट से जो मेरे से पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ये चैप्टर 2 बार तो रिवाइज कराई दिए, एक बार पढ़ा दिया और एक बार रिवाइज करा दिया। तो पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन हर पॉइंट की होगी। तो देखते हैं ज़रा। व्यावसायिक वातावरण, मैंने आपको बताया था व्यावसायिक वातावरण और कुछ नहीं है बल्कि कुछ घटकों का योग होता है। घटकों का योग। कौन से घटकों का योग होता है? घटक कौन से? जो कि व्यवसाय के बाहर मौजूद है, जो व्यवसाय के बाहर मौजूद है और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं है, और वो घटक जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं है। तो व्यवसायिक वातावरण पहली बार और कुछ नहीं है बल्कि घटकों का योग है। किन घटकों का योग है? जो व्यवसाय के बाहर उपस्थित रहते हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। अब देखिए ये घटक हैं कौन से, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपके सामने ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि व्यवसायिक वातावरण है क्या। सरकार नीति बनाती है, सरकार की नीतियां व्यवसाय को प्रभावित करती हैं, और सरकार की नीतियां जो हैं वो व्यवसाय के नियंत्रण में नहीं है। सरकार की नीतियों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो ये घटक है, जो सरकारी नीतियां हैं, ये व्यवसायिक वातावरण का हिस्सा है। एक बात और नोट कर लेना, इसमें नियंत्रण नहीं होते हैं और व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, ये वाली बात रह गई मेरे से।
प्रभावित करते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण उन घटकों का ही हो गया जो व्यवसाय के बाहर उपस्थित रहते हैं, व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और व्यवसाय पर जिनका कोई नियंत्रण नहीं होता। अब मैंने कहा सरकार की नीतियां जो हैं वो व्यवसाय के बाहर हैं, यानी कि व्यवसाय थोड़ी ना बनाता है, सरकार की नीतियां सरकार बनाती है, व्यवसाय के नियंत्रण में भी नहीं और व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो सरकारी नीतियां क्या हो गई, व्यवसायिक वातावरण का भाग हो गई। अदालत ने एक आदेश पारित करा, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, सरकार जो कोर्ट है, न्याय जो है, उसने एक आदेश डाला था कि जो B16 इंजन की गाड़ियां हैं वो अब नहीं चलेंगी। B16 ही था ये इंजन, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, आप देख लेना एक बार। तो सरकार मतलब अदालत ने ये आदेश पारित कर दिया था कि ये वाले इंजन की गाड़ियां नहीं चलेंगी। तो उससे क्या हुआ, जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, यानी कि जितनी भी कार बनाने की, बाइक बनाने की जो उद्योग थे, उन सब पर प्रभाव पड़ा और इस पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं था। और ये जो घटक था ये सरकार, ये जो था व्यवसाय के बाहर उपस्थित था। तो घटक समझ आ गया आपको? ऐसी सरकार की नीतियां, न्यायालयों के आदेश, तकनीक में परिवर्तन होना, या बैंक के द्वारा जो ऋण है, ऋण के ब्याज दर में परिवर्तन करना, इन्फ्लेशन आना यानी कि मुद्रास्फीति आना, ये सारे घटक जो हैं वो व्यवसाय के बाहर उपस्थित रहते हैं। व्यवसाय का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता और व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। इसका मीनिंग पढ़ने के बाद हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी। मीनिंग क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से सभी को। तो 7 फीचर्स पढ़े थे इसके, 7 विशेषताएं पढ़ी थी। कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ी थी देखते हैं। तो एक बार रिकॉल करते रहना आप मेरे साथ भी, ठीक है? मैं पूछूंगा भी इन विशेषताओं में से किसी का भी मतलब पूछ सकता हूँ आपसे। तो पहली विशेषता थी, वो थी बाह्य शक्तियों की संपूर्णता। बाह्य शक्तियों की संपूर्णता। स्पेलिंग मिस्टेक की संभावना हो सकती है। पूर्णता, बाह्य शक्तियों की संपूर्णता। बाह्य शक्तियों की संपूर्ण होने का मतलब क्या है कि व्यावसायिक वातावरण में जितनी शक्तियां हैं वो बाहर उपस्थित रहती हैं और इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें ये शक्तियां पूर्ण है। तो इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, ये तो इसकी डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। व्यवसाय सिर्फ उन्हीं घटकों का योग है व्यवसाय के बाहर उपस्थित रहते हैं, यानी कि बाह्य शक्तियों की इसमें संपूर्णता रहती है। इसमें 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, सामान्य तथा विशेष। सामान्य तथा विशेष शक्तियां। हर्ष शर्मा, मुझे बताएं आप ये सामान्य और विशेष शक्तियां क्या है? ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो सामान्य शक्तियां हम किन्हें कहते हैं? जो एक उद्योग की सभी फर्मों को, एक उद्योग की सभी फर्म का मतलब क्या है? अगर मैं कार उद्योग की बात करूं, कार उद्योग में बहुत सारी फर्म है, जैसे मारुति है, सुजुकी है, होंडा सिटी है, मतलब जितनी भी फर्म आ जाएंगी ना इसमें, उन सभी को ये एक तरीके से प्रभावित करेंगी। अगर अदालत कोई आदेश देती है, सरकार कोई नियम बनाती है, तो ये सभी कार इंडस्ट्री पर लागू, सभी कार उद्योगों, मतलब जितने भी एक कार उद्योग में फर्में कार्य कर रही हैं उन सबको समान रूप से प्रभावित करेगा। विशेष शक्तियां सबको अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। जैसे देखें, अगर ग्राहक की पसंद बदल जाती है, तो ग्राहक की पसंद एक एक फर्म के लिए तो बदलेगी, पूरी उद्योग के लिए थोड़ी ना बदल जाएगी कि कार उद्योग के लिए ही पसंद बदल गई। अब एक व्यक्ति ने कार खरीदना ही छोड़ दिया, ठीक है? तो कार खरीदता है, अगर एक व्यक्ति खरीदना चाहता है तो एक फर्म की कार ना खरीद कर दूसरे की खरीद सकता है। तो इसलिए क्या है, हर फर्म पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है विशेष शक्तियों का। बात समझ आ गई? तो विशेष शक्तियों में हम किसको शामिल करते हैं, ये आपकी बुक में दे रखा है, एक बार पढ़ लेना वो सारे पॉइंट्स। जैसे प्रतियोगी फर्में आ जाती हैं, ग्राहक आ जाते हैं, और पूर्तिकर्ता आ जाते हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे, विशेष शक्तियों में आ जाएंगी। अगला पॉइंट देखते हैं, एक दूसरे से संबंधित।
देखिए, व्यावसायिक वातावरण में जो घटक हैं उनका संबंध एक दूसरे से है। यानी कि अगर या एक दूसरे से संबंधित या एक दूसरे पर निर्भर लिखा होगा। यानी कि एक घटक में अगर परिवर्तन होता है तो हो सकता है उससे दूसरे घटक में भी परिवर्तन हो जाए। एक घटक में परिवर्तन से दूसरे घटक में परिवर्तन हो सकता है। अगर सरकार की नीति बदलती है तो हो सकता है कोई आर्थिक परिवर्तन भी आ जाए। ठीक है, हो सकता है कोई और परिवर्तन भी व्यावसायिक वातावरण के घटक में आ जाए। व्यावसायिक वातावरण में अनिश्चितता होती है, किस घटक में परिवर्तन होने वाला है ये बताया ही नहीं जा सकता। ये बात भी क्लियर है। व्यावसायिक वातावरण के जो घटक हैं ये इसमें जटिलता होती है। शब्द है जटिलता। जटिलता का मतलब क्या है? व्यावसायिक वातावरण को समझना मुश्किल है। समझना मुश्किल होने का कारण क्या है? क्योंकि यह जो है बहुत सारे अनेक घटकों का योग है। जब भी जब भी अनेक हो जाती है ना चीज़ें कहीं पर भी, तो वैसे ही वो चीज़ जटिल बन जाती है, कठिन बन जाती है। तो ये अनेक घटकों का योग है और किसमें कब परिवर्तन होने वाला है ये बताया नहीं जा सकता, समझना मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है व्यावसायिक वातावरण में क्या है? जटिलता है, घटकों को समझना, अनेक घटकों का योग। एक पॉइंट है सापेक्षता। कोई मुझे सापेक्षता का मतलब बता सकता है? पहली बात, अभी नोट्स में देखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को भी सोचना है अगर आपको याद है। सापेक्षता का मतलब जो है इंग्लिश में से रिलेटिविटी कहते हैं, एक तरीके से संबंध होना किसी चीज़ से। तो सापेक्षता कहती है कि व्यावसायिक वातावरण जो है वो जगह पर निर्भर करता है। इसका संबंध है जगह से। एक जगह का व्यावसायिक वातावरण दूसरी जगह से अलग हो सकता है। दिल्ली में मतलब कि इंडिया में जो व्यावसायिक वातावरण है वो अमेरिका से अलग होगा। क्यों होगा इसका कारण आप जानते हैं? अमेरिका में अलग तकनीक का प्रयोग होता है। अमेरिका की तकनीक जो है वो अलग है। अमेरिका की सरकार की नीतियां अलग हैं। अमेरिका के लोगों की पसंद अलग है। अमेरिका में प्रतियोगिता करने का तरीका अलग है। अगर मैं भारत से कंपेयर करता हूँ, भारत से तुलना करता हूँ, तो इसका मतलब अमेरिका का जो व्यावसायिक वातावरण है वो भारत के व्यावसायिक वातावरण से अलग होगा। यही विशेषता को सापेक्षता कहा जाता है। यानी कि व्यावसायिक वातावरण जगह के अनुसार बदलता रहता है। एक पॉइंट और रह गया इसका, इंटररिलेटेडनेस हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और कौन सा रह गया पॉइंट? कोई बता सकता है? गतिशील, हाँ ये रह गया। गतिशील का मतलब होता है लगातार बदलते रहना। व्यावसायिक वातावरण जो है उसके किसी न किसी घटक में बदलता है लगातार, इसलिए व्यावसायिक वातावरण को गतिशील भी कहा जाता है। तो सिंपल सा पॉइंट था। ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रबंध की विशेषताओं में। प्रबंध को भी गतिशील कहा जाता है। इसके बाद हमने इसके महत्व पढ़े थे। 6 महत्व पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे एक बार देख लेते हैं। हाँ बोले। गतिशील का मतलब है व्यावसायिक वातावरण के व्यावसायिक वातावरण के घटक में परिवर्तन होते रहना। अनिश्चितता का मतलब है किस घटक में परिवर्तन होने वाला है ये बताया नहीं जा सकता, ये अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चितता का मतलब क्या है कि आप ये नहीं बता सकते कि किस घटक में परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन होगा ये तो गतिशीलता बता देती है, ये विशेषता बताती है, लेकिन किस में होगा ये नहीं बताया जा सकता। इसकी वजह से व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित हो गया। ओके, चलो, अच्छा डाउट था। प्रथम प्रस्तावक के लाभ। प्रथम प्रस्तावक, प्रस्तावक वह व्यक्ति होता है जो किसी ऑफ मतलब कि जो पहले प्रस्ताव रखता है। प्रथम प्रस्तावक कौन हो गया? वो व्यक्ति पहले प्रस्ताव रखेगा। प्रस्ताव का मतलब क्या हो गया? जो पहले अवसर को पहचानेगा और एक स्टेप लेगा, एक पहला कदम उठाएगा। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि मास्क की जैसे मतलब कोविड-19 डिसीज स्प्रेड होना शुरू हुई तो लोगों ने देखा कि मास्क की बिक्री बढ़ने वाली है। लोगों ने अलग अलग टाइप के मास्क बनाना शुरू कर दिया, होममेड मास्क बनाना शुरू कर दिया। अब जिसने सबसे अच्छा मास्क सबसे पहले बनाया उसकी बिक्री सबसे ज़्यादा होगी और उसको प्रथम प्रस्तावक के लाभ मिल जाएंगे। ऐसे ही क्या है, बाजार में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यानी कि कोई ना कोई अवसर उपलब्ध रहता है। जो पहले
स्टेप लेता है, पहले कदम उठाता है, उसको पहले प्रस्तावक के, प्रथम प्रस्तावक के लाभ प्राप्त होते हैं। बात समझिए, प्रथम प्रस्तावक के लाभ मिल सकते हैं, हो सकता है उसका विक्रय ज़्यादा रहे या लाभ ज़्यादा रहे, बाजार में भागीदारी ज़्यादा रहे, ये उसको लाभ मिलेगी। एक बात आपको ध्यान रखें, मैंने आप क्लास में भी बताया था, व्यावसायिक वातावरण का लाभ सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिल सकता है जो इसका अध्ययन करते हैं। तो व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से हमें व्यावसायिक वातावरण में उपस्थित अवसरों की जानकारी मिलती है, और जिसको पहले अवसर पता लगा और उसने पहला कदम लिया, उसको पहले लाभ मिली। ऐसे ही व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन करने से हमें चेतावनी संकेत मिलता है। तो व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से चेतावनी संकेत की भी प्राप्ति होती है, यानी कि खतरों की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, यानी कि खतरे का मतलब क्या है? परिवर्तन। खतरे का मतलब है परिवर्तन। अगर व्यावसायिक वातावरण के किसी भी घटक में परिवर्तन होता है और उस घटक में परिवर्तन के अनुसार व्यवसाय अपने परिवर्तन नहीं करता, तो क्या होगा? व्यवसाय को लॉस हो सकता है। तो व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने परिवर्तनों की जानकारी मिलेगी, परिवर्तनों की जानकारी मिल जाएगी और उन परिवर्तनों के अनुसार व्यवसाय में परिवर्तन करके खतरों का सामना किया जा सकता है। कोई कुछ पूछना चाहता है? तेजी से बदलते वातावरण का सामना करने से आएगा। सामना करने में सहायक। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा चेतावनी संकेत में कि व्यावसायिक वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनकी जानकारी मिल जाती है जब हम व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। और जब हमें परिवर्तन की जानकारी मिल गई तो हम उसके अनुसार अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर देते हैं, और जिससे क्या होता है? खतरा टल जाता है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है, तेजी से बदलते वातावरण का सामना करने में सहायक। मिलता जुलता कैसे है? यहाँ पे भी बदलाव की बात करी गई है और इसमें भी बदलाव की बात करी गई है, लेकिन इसमें एक बात है, तेजी से, यानी कि रैपिडली, स्पीड में, यानी कि बहुत तेजी से कोई चीज बदल रही है। ठीक है, आप क्या है इस पॉइंट को समझेंगे? व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन तो आते हैं, ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन अगर परिवर्तन की स्पीड तेज है, अगर उसकी गति तेज है, परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहे हैं, तो इसका व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन व्यावसायिक वातावरण का लगातार अध्ययन करने से जो बदलाव है, परिवर्तन है, उनकी जानकारी समय रहते मिल जाती है, और समय रहते जानकारी मिलने से उसका भी सामना किया जा सकता है। बात क्लियर है? तो यहाँ बदलावों से बचाव की बात करी गई है, बदलाव से सामना करने की बात करी गई है, और यहाँ तेजी से हो रहे परिवर्तन से, यानी कि बदलाव से सामना करने की बात करी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं। ऐसे है, और सही कलेक्ट मतलब टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी उपयोगी संसाधन प्राप्ति, उपयोगी संसाधन की प्राप्ति। उपयोगी मतलब जो काम के हों संसाधन। देखो, एक व्यवसाय के लिए वही संसाधन काम के होते हैं जो पहली बात तो सस्ते हों, और दूसरी बात अच्छी किस्म के हों। ठीक है, यानी कि उनकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, अच्छी किस्म होनी चाहिए। तो सस्ते और अच्छी क्वालिटी वाले, अच्छी किस्म वाले या अच्छी गुणवत्ता वाले संसाधन की प्राप्ति तभी हो सकती है जब उनके स्रोतों की जानकारी हो, ये पता हो कि वो मिलते कहाँ पर है। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से उन स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है जहाँ से संसाधन सस्ते में और अच्छी किस्म में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन उपयोगी संसाधन की प्राप्ति में सहायक। बुक में एक्सप्लेनेशन अलग दे रखी है और नोट्स में भी अलग दे रखी है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक नई एक्सप्लेनेशन बताई है। जो नोट्स में एक्सप्लेनेशन मैंने लिख रखी है, वो एक्सप्लेनेशन क्या है? वो एक्सप्लेनेशन है कि व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें ये पता लगता है कि ग्राहक क्या चाहता है। ग्राहक क्या चाहता है पता लग गया, या कहें व्यावसायिक वातावरण क्या चाहता है। और व्यावसायिक वातावरण से के अध्ययन से पता लगता है कि उसे वह कैसे प्रदान किया जा सकता है, जो वो चाहता है उसे कैसे प्रदान किया जा सकता है।
ठीक है। तो जब हम व्यावसायिक वातावरण को वो चीज़ ही प्रदान करते हैं जो कि उसे चाहिए, तो उसे प्राप्त करने के लिए जो संसाधन है वो भी क्या मिलते हैं, हमें उपयोगी ही प्राप्त होते हैं। अगर हम व्यावसायिक वातावरण को सस्ते मोबाइल फ़ोन प्रदान करना चाहते हैं, पहले पता का अध्ययन करने के बाद व्यावसायिक वातावरण चाहता है कि उसे सस्ते मोबाइल फ़ोन मिले। अब उसी के अनुसार हमने कच्चा माल खरीदना शुरू करा, उसी के हिसाब से हमने मतलब सस्ती वाले जो मदरबोर्ड होती है उसकी वो खरीदना शुरू करी, जो पैनल वगैरह होता है सारी चीज़ें सस्ते वाली खरीदना शुरू करी, उनको जोड़कर एक फ़ोन बना दिया। अब वातावरण को वो मिल गया जो उसे चाहिए था, और हमें वही संसाधन मिले जो कि उपयोगी थे, वही हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकते थे। ये एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये वाली ज़्यादा सही रहती है जो मैंने अभी बताई। उपयोगी संसाधन कौन से होते हैं, सस्ते और अच्छी किस्म वाले। तो व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन जो है वो उन स्रोतों की जानकारी देता है जहाँ से सस्ते और अच्छी किस्म के संसाधन आसानी से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है नीति एवं नियोजन, या कहें नियोजन एवं नीति निर्धारण है। नियोजन का मतलब योजना बनाना, नीति भी एक प्रकार की योजना। तो ये समझते हैं क्या है। देखो, कोई भी योजना बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए ज़रूरत होती है कुछ तथ्यों की। अगर हम नीति बनाते हैं 0% फाइनेंस, कि 0% फाइनेंस पर, यानी कि 0% ब्याज लेकर किसी को वित्त प्रदान किया जाएगा या किसी को कोई भी सामान बेच दिया जाएगा, तो ये तथ्यों की जानकारी जो है, मतलब कि ये जो नीति है वो तथ्यों के आधार पर बनेगी। वहाँ देखा जाएगा कि ग्राहक चाहते भी हैं उधार खरीदना या नहीं चाहते। अब कहीं पर ग्राहक चाहते नहीं है उधार खरीदना, और उनसे कहो कि भाई 0% फाइनेंस हम चीज़ें खरीद लो, तो कोई खरीदना चाहेगा? नहीं चाहेगा। जो अमीर लोग हैं वो नकद बेचते हैं, सारी चीज़ें लमसम पेमेंट करते हैं, एक मुश्त भुगतान करते हैं और चीज़ों को खरीदते हैं, तो वो क्यों खरीदना चाहेंगे। तो पहले व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन से तथ्यों की जानकारी मिलती है और उनके आधार पर नीतियाँ और नियोजन किया जाता है। तो समझ आ गई। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से तथ्यों की जानकारी मिलती है जिनके आधार पर नियोजन और नीतियों का निर्माण किया जाता है। अगला है निष्पादन में सुधार। निष्पादन में सुधार का मतलब है व्यवसाय को चलाने के तरीके में सुधार। ठीक है, निष्पादन का तो मैंने बताया था कुछ करना, कुछ चलाना या फिर। तो व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन करने से होता क्या है, इस बात की जानकारी मिलती है कि व्यवसाय को चलाने के कौन कौन से तरीके मौजूद हैं या कौन कौन से तरीके विकसित हो रहे हैं। उन तरीके को अपने व्यवसाय में लागू करके निष्पादन में सुधार किया जा सकता है। तो व्यवसाय को चलाने के तरीके के बारे में पता लगता है, व्यवसाय को चलाने के तरीके के बारे में, और उन तरीके को अपने व्यवसाय में लागू करके निष्पादन में सुधार किया जा सकता है। बात क्लियर है। तो इस तरीके से ने ये भी पढ़ लिया, निष्पादन में सुधार। कोई डाउट किसी को भी इन पॉइंट्स में? देख सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं, अगर कुछ काम की चीज़ नज़र आ रही है तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है व्यावसायिक वातावरण के आयाम। किसी को कोई भी डाउट हो तो फ्रीली पूछना, डाउट चाहे छोटा है बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डाउट हो चाहिए। तो अमित मुझे बताएं आप, ये व्यावसायिक वातावरण के आयाम, ये लो मैंने साधारण क्यों लिख दिया, ये व्यावसायिक वातावरण के आयाम क्या होते हैं, किसे कहते हैं व्यावसायिक वातावरण के आयाम? कुछ भी जानते हैं इसके बारे में तो बता। अमित आप यहीं पर हैं? अमित है तो यहीं पर, बोल नहीं रहा लेकिन कुछ। आकाश आप बताना चाहिए। आप सभी सभी व्यवसाय को एक ढंग से प्रभावित करते हैं, बात सही बताई आप। लेकिन जो व्यवसाय वातावरण के आयाम है ना,
इन्हीं को वास्तविक व्यावसायिक वातावरण के घटक कहा जाता है। यही वास्तविक घटक हैं व्यावसायिक वातावरण के। वास्तविक घटक, ये बात का मतलब समझना। वास्तविक घटक इन्हें क्यों बोला जा रहा है? अब व्यवसायिक को तो बहुत सारे घटक प्रभावित करते हैं। व्यवसाय की खुद की नीतियां भी व्यवसाय को प्रभावित कर सकती हैं, ग्राहकों की पसंद भी, ग्राहकों की संख्या, ये सभी व्यवसाय को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन ग्राहकों की संख्या या फिर जो व्यवसाय की नीतियां हैं, इन पर व्यवसाय थोड़ा नियंत्रण करता है। इसलिए उनको हम व्यावसायिक वातावरण के वास्तविक घटक नहीं कहते। लेकिन व्यावसायिक वातावरण के आयाम जो है, इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता व्यवसाय का। अभी आपको पता लग जाएगा कि क्यों नहीं होता। इसलिए इन्हें वास्तविक घटक कहा जाता है। ज्योति, मुझे आप व्यावसायिक वातावरण के आयाम के प्रकार बताएं, कौन कौन से हैं? हम्म, आर्थिक, सामाजिक, वैधानिक, राजनीतिक और तकनीकी। ठीक है। तो हम इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन मतलब एक्सप्लेनेशन लिखेंगे नहीं, सिर्फ मैं आपको पॉइंट वाइज बता दूंगा इनका मतलब क्या होता है। आर्थिक का मतलब होता है धन से संबंधित। तो इनमें उन सभी घटकों को शामिल किया जाएगा जो अर्थ से संबंधित है या कहीं धन से संबंधित है। इनमें कौन से घटकों को शामिल करा जाएगा वो समझ लेते हैं। देखिए, एग्जाम जो है इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती है कि आर्थिक वातावरण, वैसे वातावरण के आर्थिक आयाम को परिभाषित करिए या आर्थिक वातावरण को परिभाषित कीजिए, ऐसा नहीं आएगा। ऐसा भी कोई नहीं आएगा व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन ही स्टडी में आता है। केस स्टडी दे देगा आपको और उससे कहेगा इसमें पहचान कौन से व्यावसायिक आयाम, व्यावसायिक वातावरण की या व्यावसायिक वातावरण के आयाम की बात कही है। तो आपको आयाम समझना है होता क्या है। ठीक है। तो आर्थिक वातावरण जो है, ये आर्थिक आयाम जो है व्यावसायिक वातावरण का, हम उसमें उन घटकों को शामिल करते हैं, सब में ही घटकों को शामिल करते हैं, ये बात याद रखनी। इसमें भी हम उन घटकों को शामिल करते हैं जिनका संबंध सीधे सीधे। ठीक है। जैसे क्या शामिल करेंगे? जो राजकोषीय नीतियां होती हैं सरकार की, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कौन कौन सी राजकोषीय नीतियां होती हैं। ऐसे ही एक मौद्रिक नीतियां होती हैं जो सरकार की, कर को बढ़ा दो, कर की दर को बढ़ा देना, है ना। जैसे राजकोषीय नीति हो गई, मौद्रिक नीति हो गई। ऐसे ही बैंक ने अपनी ब्याज दर में भी परिवर्तन कर लिया। ऐसे ही जो महंगाई बढ़ गई, यानी कि मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति स्फीति जो होती है, ठीक है, स्फीति कहते हैं, देख लेने पहले आपको पता होगी इसे अच्छे से देख लेते हैं। ऐसे ही जीडीपी, एक देश की जीडीपी का बढ़ना या घटना भी आर्थिक वातावरण ऐसा होगा। सामाजिक वातावरण